तो मित्रों, कल वाले वीडियो में हमने चंद्रगुप्त और चाणक्य की, अलेक्जेंडर द ग्रेट की इत्यादि की हमने बातें की थी। दूसरी श्रृंखला में आज अपन आगे बढ़ेंगे और चाणक्य का जो दूसरा पक्ष है ना, जिससे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है। वैसे तो क्या है कि जीवन के चारों आश्रमों के लिए ही जो चाणक्य नीति है और जो मान लीजिए अर्थशास्त्र है, तो वो ज्यादा उपयोगी है। और ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम वालों के तो लिए मान लीजिए कि वो गीता ही है, बहुत फायदेमंद चीज है ये। और जो अपनी आध्यात्म की यात्रा है उसमें अपना उद्देश्य अंत में मोक्ष की प्राप्ति है, चारों आश्रमों में क्रमशः यात्रा करते हुए। तो वानप्रस्थ आश्रम से पहले अपन मान लो कि गृहस्थ आश्रम में है या अपन ब्रह्मचर्य आश्रम में है, तो उस वक्त अपना जो ध्यान है वो अर्जुन के ध्यान की तरह, यानी चिड़िया की आंख पर जो नजर थी उसकी उतनी एकाग्रता के लिए आपको क्या है कि दृष्टि, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। मुझे करना क्या है, मैं जो मार्ग है ना उस पर मैं कितनी तल्लीनता से अग्रसर हो रहा हूं, प्रयत्न ये। और सही दिशा में, पहले तो सही दिशा में प्रयत्न होना चाहिए। प्रयत्न की जो तल्लीनता, इंटेंसिटी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जितने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तल्लीन रहेंगे, एकाग्र रहेंगे, प्रयत्न करेंगे, सफलता उतनी ही जल्दी आपको मिलेगी। तो पहले अपन चाणक्य का थोड़ा सा उसका व्यक्तित्व अपन पहचानने की कोशिश करेंगे, तभी आप उससे क्या है कि उसमें आपका विश्वास जागृत होगा और आप उससे सही शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। अब बहुत सी पुस्तकें मिलती हैं अलग अलग। उन्होंने क्या है कि मूल रूप से चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो संस्कृत में है, श्लोकों के रूप में है। और वो संस्कृत के वो स्टैंडर्ड भी उस टाइम का कहाँ 275 से लेकर 350 BC, यानी कितना वो, ये मान लो कि लगभग 75 वर्ष का डिटेल जो उनका वो मिलता है, पूरा डिटेल। तो उस समय की जो संस्कृति, तो आज उनके वैसे उसकी टीकाकार या जो अन्य भाषाओं में रूपांतरण है, जैसे अपनी हिंदी भाषा अपनी मातृभाषा है उसमें रूपांतर करते हैं, तो बहुत से मैनिपुलेशन हो जाते हैं बीच में। उन सब की संभावनाओं को लेकर अपन चलेंगे। तो कई प्रकार की पुस्तकें, अब क्योंकि चाणक्य तो लिखने से जो रूपांतर मिलती है या टिक्का मिलती है, उनके अपने अपने विश्लेषण होते हैं। हर श्लोक के ना वो अलग अलग अर्थ निकालते हैं वो। चलो जो भी है, मैं तो अपना आपको विश्लेषण बता रहा हूं। तो चाणक्य एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और वो शिक्षा दीक्षा उन्होंने ली और फिर अंत में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां के वो कुलपति हुए थे। तो उनका जो अध्ययन का स्तर था वो इस स्तर का था। तो उस वक्त मगध में धनानंद नाम का, यानी नंद वंश का शासन था। तो एक बार क्या है कि वो तो ब्राह्मण याचक के रूप में थे, कोई विशेष उनके पास वो नहीं थी शक्ति, राजनीतिक शक्तियां होती है। तो धनानंद के या और कोई भी हो गया नंद वंश का, अपन वो मैं इतिहास पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, अपन तो उससे ज्ञान लेने के लिए बैठे। उनके दरबार में उस सम्राट से, यानी उस राजा से उनकी बहस हो गई तो सम्राट बड़ा कुपित हो गया। तो उसने चाणक्य को मतलब बेइज्जत करके, कुछ कहानियों में तो ये लिखा है कि उसको वो चोटी थी ने शिखा, उससे पकड़ के उसको घसीट के ना दरबार से बाहर पटक दिया था। तो वहां पर उसने ना प्रतिज्ञा की थी और अपनी चोटी में उसने गांठ लगाई थी कि हे धनानंद जो भी है ना, मैं इस शिखा की जो गांठ है ना, या उसने शिखा खोल ली थी, यानी कुछ एक ऐसा था यार वो मामला, कि मैं इसकी, चलो गांठ ही मान लो आप। तो बोले इसकी गांठ मैं अपनी चोटी की तभी खोलूंगा जब तेरे को समूल नष्ट कर दूंगा, तेरा वंश यानी तेरा नंद वंश नष्ट कर दूंगा। वो धमकी दे के वहां से चले आए। अब क्या है कि वो आचार्य थे, है ना, और ब्राह्मण कुल में पैदा थे, तो वो सब चीजों के ज्ञाता थे। उनको पता है यार वो एक अपने को सेना बनानी पड़ेगी, उसका सेनापति बनाना पड़ेगा, और उसको जब लड़ाई करने के बाद में उसको सम्राट बनाना पड़ेगा। तो ये कार्य एक ब्राह्मण के बस का तो है नहीं। ब्राह्मण तो खून तो बहा नहीं सकता, शिक्षा दीक्षा दे सकता है ना, शस्त्रों की ले लो और भी ले लो। तो वो एक उचित बालक की खोज में निकले वो।
भटकते रहे वो, भटकते रहे, भटकते रहे। अंत में क्या है कि किसी गांव से वो गुजरे थे और वहां पर कई बालक खेल रहे थे, जैसे बालपन में बच्चे खेलते हैं। तो ये चंद्रगुप्त बालक था, उस वक्त 7-8 साल का मान लो, 8-9 साल, थोड़ी समझ थी, ऐसी बात नहीं है। तो चंद्रगुप्त क्या है कि खेल खेल में जो भी उसका था, कोई ऊंची जगह वहां पर बैठा हुआ था, राजा बना हुआ था। और छोटे बच्चे जैसे लीला करते उस प्रकार से कोई सेनापति बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई कुछ बना हुआ है, कोई प्रजा बनी हुई है। तो चाणक्य महोदय वहां से गुजरते समय उन बालकों का खेल देखने में तल्लीन हो गए। तो देखते रहे, तो करके अंत में जो उनका खेल खत्म हुआ ना, तो उसने चंद्रगुप्त को बुलाया। चंद्रगुप्त, हाँ, चंद्रगुप्त को बोला कि बालक तो कौन है, तो उसने जो अपना एड्रेस दिया था। तो अपने इतिहास में तो उल्लेख उसकी माता का ही आता है, मूर नाम, उसकी माता का नाम मूर था। और वो था, क्षत्रिय वंश से था। तो दोनों उसके वो, क्या नाम है, चाणक्य जिसकी खोज में था ना, कभी क्षत्रिय मेरे को उसको शिक्षा दीक्षा देनी है कि लड़ाई युद्ध के मैदान में गर्दनें काटना, खून बहाना, कि वही कर सकते हैं। अपने तो बस का है नहीं, ज्ञान दे देंगे उसको, बना देंगे एकदम पूरा, एकदम अपने, क्या नाम, कर्मयोगी उसको बना देंगे। वो गीता वाली बात है। तो उनके घर गया, उनके चाणक्य जी उनके घर गए, जाके उसकी माता से बोला और बोले जी मैं, हाँ, तो माता ने, उसने बोले, हाँ, परिचय देते ही वो माता जी बोले, हमें पहचान गई, गुरुदेव आप, क्या नाम, चाणक्य, आचार्य चाणक्य। तो बोले कि इस बालक को मुझे दे दो और मैं इसको ना मगध का सम्राट बनाऊंगा। तो उस महिला बुद्धिमान थी, उसके पास शंका करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उन्होंने खुशी खुशी चंद्रगुप्त को, क्या नाम, चाणक्य के सुपुर्द कर दिया। बाद में उन्होंने चंद्रगुप्त की शिक्षा दीक्षा की, वो पूरा युवा हुआ, 22-23 साल का जबरदस्त जवान। अच्छा, और हाइट वाइट तो क्षत्रिय वंश का था, तो हाइट वाइट कदकाठी, तो उसकी बिल्ट तो योद्धाओं के समान बननी बननी थी। फिर क्या नाम, चाणक्य ने सभी योग वोग, सारी राजनीति, युद्ध की कला, शस्त्र विद्या, सारी उसको बिल्कुल अपना संतुष्ट हो गया ना कि अब युद्ध के मैदान में अपने को उतरना है। तो क्योंकि धनानंद को या जो भी राजा उसको धमकी देने के बाद में क्या है कि वो भी जानता था कि ये ब्राह्मण है ना, जो इतना ज्ञानी है, इसको कर तो दिया बेइज्जती, ये इसने लोगों से सुना है, उसने शपथ खा लिया है, सौगंध ले ली है, जो चोटी ओटी है उसमें गांठ लगा लिया, तो उसमें कुछ तो गड़बड़ तो जरूर करेगा, बैठने वाला नहीं है। तो क्या है कि वो उसकी नजर रख रहा था, जब तक वो चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग व्रेनिंग दे रहा है और है, तो वहां तक तो उनको कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, है ना। उसके बाद में क्या नाम, चाणक्य को तो पता था, तब वो तेरी पूरी तलाश में है, और अब उनको जब खतरा महसूस हुआ, तुम्हें, तेरे को और चंद्रगुप्त को मारने को, तो गायब हो गए, वो भेष बदल लिया उन्होंने, भटकते रहे उसके राज्य में, उसके राज्य के बाहर धीरे धीरे अपना संगठन बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे। जो लोग जुड़ते गए उनको एक सेना के हिसाब से उनको शस्त्र अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देते रहे, अच्छी एक सेना बना ली उन्होंने। सेना बनाने के बाद में उसने घोषणा कर दी, है ना, और बोले चलो अब हमला करते हैं मगध पर। मगध पर हमला किया, और जो भी उस वक्त का राजा था नंद वंश का, हरा दिया उसको, हरा दिया और वंश ही नष्ट कर दिया। आगे मतलब कुकुरमुत्ता पैदा ही नहीं हो, ये है चाणक्य नीति, खत्म ही कर दिया, कहानी खत्म। क्योंकि भुला चुका ही वापस, क्योंकि वो जीन्स तो चलते हैं ना आगे से आगे पीढ़ी में। क्या पता नहीं, अगर वंश इसका छोड़ दिया तो पता नहीं कहाँ से कोई आगे दुश्मन निकल जाएगा इसका, तो बोले खाता ही खत्म करो चंद्रगुप्त के लिए, वो कर दिया जी। अब उसके बारे में क्या है कि एक दो फिर आपके आगे की कहानी आपको पता ही है ना। अपनी नीति से उसने पहले तो पोरस के द्वारा उसके घुटने तोड़वाए, क्या नाम है उसके, अलेक्जेंडर द ग्रेट के, है, और फिर अलेक्जेंडर वहां से वो भाग गया, जो भी आपको कहानी कल मैंने बता दी थी उसको, है ना। और अंत में फिर जब पूरा वो हो गया, तो उसने चंद्रगुप्त को बोला कि दो उसको, सेल्यूकस को, जो उस एरिया का जो राज्य का जो मालिक बन गया था, वो क्या नाम, सिकंदर के मरने के बाद में। तो साथ में वो कहानी बताई आपने, फिर वो क्या है कि उसके दूत के सामने उसने पैर वैर पकड़ दिए, माफी वाफी, वो युद्ध की स्थिति नहीं आई, मतलब कुल मिला के बात है। तो सेल्यूकस ने अपनी लड़की का विवाह करके उसके, मतलब जो राजनीतिक समझौता होता है उस प्रकार से अपना जो भी छोटा मोटा राज्य था उसको सुरक्षित किया था। आगे फिर वो, आगे इतिहास अपने मेन आज क्या है कि चाणक्य पर केंद्रित रहेंगे। तो चाणक्य के कौटिल्य नाम भी उन्हीं का ही है, विष्णुगुप्त भी उन्हीं का ही है। लोग तो बताते हैं कि कुछ जगह लिखा हुआ वात्स्यायन जो नाम है ना, कि वो भी चाणक्य का ही। वात्स्यायन का जो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है ये, काम सूत्र।
कभी देखो आया मौका तो उस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। और अभी क्या है कि मेरा जो थोड़ा सा उद्देश्य अभी आपका, मैं 2-3 एपिसोड खूब मनोरंजन करूंगा, उसमें आपको शिक्षा भी मिलेगी। अभी मैं आपको थोड़ा मेंटली रिलैक्स करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम वापिस अपने ज्ञान योग की तरफ जाएंगे ना, और जिस दिन ये टॉपिक आएगा, ये पूरे ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जिसमें आप और मैं, पहाड़ वगैरह, नदियां वगैरह, इनको सबको मैं चेतन साबित करूंगा, चेतन। तो वो चेतना क्या होएगी उस वक्त ये आपको पता लगेगा। अगर आप अपने आप को चेतन बोलते हो ना, तो ये वो सभी भी चेतन है वो। और अगर आप अपने आप को विवेक बुद्धि वाला मानते हो, तो उनमें भी, सब में भी विवेक बुद्धि है। कोई कमी ज्यादा नहीं है कहीं पर भी। ईश्वर ने सबको बराबर दिया है। एक एटम क्या है, एटम के अंदर जो अभी वो सरन वाले अपने दोस्त लगे हुए हैं, है ना, वो गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसोन ढूंढने के अंदर, तो वो भी मेटीरियल पार्टिकल है। वो सारी चीजें उसमें शामिल है। और अगर निर्जीव है तो फिर सारे ही निर्जीव है। जो जीव विज्ञान की परिभाषा है ना, उसको लेकर अपन चलेंगे, तो जीव विज्ञान के विज्ञानियों ने जीव विज्ञान की परिभाषा, पहले तो अपन देखे परिभाषा कोई दी है या नहीं दी है, या केवल जीवों के लक्षण ही बताए, वहां से अपन इस पर निर्णय करेंगे। तब क्या है कि आपकी दिमाग की घंटियां बहुत बजेगी, उथल पुथल हो सकती है दिमाग में। और उससे आगे बढ़ेंगे, अपन पुनर्जन्म पर जाएंगे ना, तब तो मैं आपको बताता हूँ, वो डिस्क्लेमर ऐसे इसीलिए दिया कि अपने पूरा मेंटली आप मजबूत हो जाओ, तब तक अपन थोड़ा मनोरंजन करते हैं। तो वात्स्यायन उसी का नाम था। और क्या नाम, वो हो गई बात। तो एक दो चंद्र, क्या नाम, चाणक्य के बारे में चीजें प्रसिद्ध है कि बहुत कुरूप होता चाणक्य। काला, मतलब क्या, जिसको काला ही बोलो ना। श्याम वर्ण तो अपने देवताओं के हैं, लेकिन वो काला ही बोल रहा, आप काला था, ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, चेचक के दाग और थे चेहरे पर, बद्धी शकल का था। तो जैसा पुत्र था लगभग वैसी माता थी। तो सम्मान है, बड़े सम्मान जो योग्य है। तो चाणक्य की माता भी कुरूप थी। तो वो अपने गांव में कहीं से गुजर रही थी, कुछ लोग हंसने लग गए, कि देखो कितनी कुरूप महिला जा रही है, कितनी कुरूप ऐसी। तो वो क्या नाम, विदुषी थी वो भी। तो रुकी, पीछे मुड़ के बोली, वो यार मेरे को क्या देखते हो, मुझे क्या देखते हो, मेरा जो परिचय है ना, मैं नहीं हूं जो स्त्री तुम देख रहे हो। मेरा परिचय मेरी कोख है, यानी जिसको मैंने पैदा किया है ना, तो वो है। कौन था वो चाणक्य था। तो सन्न हो गए थे लोग कि ये ओ आचार्य चाणक्य की माता है। और बाद में तो क्या है कि जब आपको, उनको पता है भाई राजनीतिक शक्तियां प्राप्त हो गई, चंद्रगुप्त सम्राट है, उसका महामंत्री, अमात्य, क्या क्या उनको जो पदवियां आप दे सकते हो, वो चाणक्य था। तो उसके बाद में तो किसकी क्या औकात है जो कुछ बोल दे। और क्या नाम, ये भी आप देख लो ना, वर्तमान में अपने राजनीतिक क्षेत्र में जो अपने राजनीतिक हस्तियां प्रसिद्ध हैं, है ना, तो उनकी माताओं का सम्मान किस लिए है, उनके पुत्रों के कारण ही है। कितना लोग उनका सम्मान करते हैं, एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। नाम लूंगा बाकायदा, किसी से डरने वाली नहीं है अपन यार। मोदी जी की माता का कितना सम्मान, योगी जी की माता का भी कितना सम्मान। तो ये थी इस प्रकार की कहानी। अब अपन आते हैं काम की बात। ज्ञान कहां से आदमी को प्राप्त होता है? तो यात्रा है ना, पर्यटन यात्रा, ये ज्ञान प्राप्त करने का अथाह स्रोत है। ये जब तक आप प्रकृति में नहीं निकलेंगे ना, आप कुछ भी अध्ययन, थोथा ज्ञान है वो, किताबी ज्ञान है आपका, वो आपका व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, वो अर्थहीन है। जब तक आप ज्ञान की कोई भी चीज अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते हैं ना, ये जो मैं जितना ही बकवास कर रहा हूं, इसमें से अगर एक भी चीज कोई पसंद है और आपने अपने व्यवहार में उसको लागू कर ली ना, है ना, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम या हमारे जैसे जो वानप्रस्थ आश्रम में, तो ये मानो तब भी उसका फायदा है। बाकी तो जैसे वीडियो मनोरंजन के लिए देखो, फिल्में फिल्में देखो, ऐसे इसको देखो और कर्म मारो डिलीट और आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। तो उसमें अब मैं जो कुछ उसके लूंगा श्लोक, श्लोक संस्कृत में नहीं लेंगे, वो ढूंढते रहो, क्लिक करो गूगल पर, सारा है यार श्लोक नंबर वगैरह संस्कृत में, जो जटिल संस्कृत है पाणिनि वाली। मैं बस मोटा मोटा अर्थ समझता हूँ, मैं ज्यादा गहराई में जाते नहीं, अपने को यार आम खाने हैं, है ना, पेड़ गिनने थोड़ी बैठे, गिन लिए पेड़ हमने तो, गिन गिना लिए, जिसको गिननी है वो गिनते रहो। तो सबसे पहले अपन ने, चलो जो दिमाग में आ रहा है उसी हिसाब से चलेंगे। तो चाणक्य का एक वो है, हाँ ये देखो, अर्थ जो अर्थशास्त्र है, कहां पर देखो अपन को इन इतिहासकारों ने कितना भ्रमित किया है। अर्थशास्त्र आजकल के आधुनिक शब्द में इकोनॉमिक समझते हैं इसको, यानी पैसे के लेन देन, स्टॉक एक्सचेंज फैक्सचेंज इसको।
तो हम भी जब जन जीके की तैयारी कर रहे थे, स्टडी मतलब एग्जाम जो आरएस का दिया था और इस प्रकार से जो क्या नाम एनडीए का भी दिया था, हम फौज में बड़े झटके खाए हमने, लेकिन ईश्वर ने अच्छा किया, अंत में किया वो सबसे सुंदर, अति सुंदर हुआ है बाद में। तो फौजी वौजी भी चली गई, वो प्रशासनिक सेवाएं भी, कुछ नहीं। तो तो उस वक्त क्या है कि प्रश्न आया करते थे, गाइडों में लिखा होता था कभी क्या नाम है अ, अर्थशास्त्र, है ना, और अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेट होता था कि हु रोट द क्या नाम बुक इकोनॉमिक्स। अब 4 अल्टरनेटिव होते थे, उसमें से एक चाणक्य का नाम होता था। और तो हम तो थोड़ा इस जानकारी थी, अरे मेरे को यार अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, उसमें अर्थशास्त्र का मतलब है अर्थ, यानी इस जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का अर्थ है संपूर्ण जीवन की व्याख्या उसमें। उसमें राजनीति का पक्ष भी है, उसमें पैसे के लेन देन का भी पक्ष, खान पान से संबंधित, दवाइयों के संबंध में बहुत अथाह ज्ञान है। यानी एक व्यवहारिक जीवन में सबसे उपयोगी पुस्तक है। किस प्रकार का आपको आहार ग्रहण करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, आपके दोस्त कैसे होने चाहिए, दुश्मन कैसे होने चाहिए, आपकी पत्नी, राजा, गुरु इत्यादि से कैसे संबंध होने चाहिए, सब चीजों की व्याख्या है। यह जबरदस्त ग्रंथ है। तो उसमें एक श्लोक है, श्लोक है उसका अर्थ यह है कि पुरुष और मतलब स्त्री की तुलना की गई है। अपन क्या है कि महिलाओं को थोड़ा सा हल्का मान लेते हैं ना, वो महामूर्ख है। जब उसका नाम ही मही हिला, मही हिला, समझ गए ना। अरे पहले तो इसी का वो क्या नाम संधि उच्छेद कर दो ना। मही को बोलते हैं धरती को, हिला का मतलब हिलाने वाली। वो तो इतनी शक्तिशाली है कि वो धरती हिला दे यार। आप कहाँ उसके सामने अपने वो बाइक्स बनाए बैठे हो, ठीक है ना। हाँ, तो महिला की क्षमता देखो आप, उसका मोटा मोटा अर्थ तो ये निकलता है कि पुरुष की तुलना में महिला 2 गुना खाती है ना। ये अर्थमेटिक हुआ है, क्या नाम सीरीज, क्या बोलते हैं उसको यार गणित की भाषा में, जो श्रेणियां होती हैं अपनी यार। हाँ, महिला पुरुष की तुलना में 2 गुना खाती है, 4 गुना उसमें बुद्धि है, विवेक बुद्धि पुरुष की तुलना में। और 2 4 6 6 गुना उसमें साहस है, साहस जिसको बोलते हैं ना कलेजा, 6 गुना ज्यादा है आदमी से। और काम, यानी काम जो प्रवृत्ति है, काम को आप बहुत हल्के अर्थों में ले लेते हो, ये चारों पुरुषार्थ में से एक है ये। इसके बगैर है ना मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। बता देता हूं आपको मैं। ब्रह्मचर्य का धर्म, और जिसमें गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम दोनों है, और वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में फिर वो समाधि वाली जो स्थिति है, मोक्ष वाली। तो ये 4 पुरुषार्थ है बड़े, चारों आश्रमों के। तो काम आपको पुरुषार्थ के रूप में मानो आप। जैसे आप थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना गृहस्थ आश्रम में, थोड़े तब आपको पता लगता है ये काम क्या चीज है। ये एक जीवन प्रक्रिया, जैव की प्रक्रिया, नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें इसमें छोटी बुद्धि वाले अश्लीलता देखेंगे, वैसी कुछ नहीं है। हाँ, तो वो काम वासना है ना 8 गुना। अब मैंने जो इसका विश्लेषण किया है ना, अब वो खाता है तो कई लोग इसका अर्थ लगाते हैं, वो आदमी 4 रोटी खाता है तो क्या कि स्त्री 8 रोटी, ऐसा कुछ नहीं है। इसका अर्थ ये है उसकी जो पाचन शक्ति है ना, वो पुरुष से 2 गुनी है। एक सामान्य महिला, यानी 2 आप क्योंकि भोजन कितना लेंगे अपनी बॉडी वेट पर निर्भर करता है। अंत में भोजन ही तो कंज्यूम होकर आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। जितनी आपके शरीर का आकार बढ़ा है, उतनी आप एनर्जी ज्यादा वेस्ट करते हो, उतनी ज्यादा मात्रा में आपको भोजन लेना पड़ता है। अगर समान वजन की एक महिला और एक पुरुष है दोनों, तो दोनों की एनर्जी रिक्वायरमेंट बराबर होएगी, ठीक है ना। आदमी अगर 4 रोटी खाता है ना उस शरीर को मेंटेन करने के लिए, महिला केवल 2 रोटी में उस शरीर को मेंटेन कर लेगी, उसकी पाचन शक्ति इतनी है। अरे अपने घर भी देखा होगा यार, माताएं बहनाएं बहुत बार बात करती है कि क्या करूं बहन, मैं तो खाती भी बहुत ही कम हूं, फिर भी मैं फुल्ले जा रही हूँ, मोटी होए जा रही हूँ, बोलो। और देखिए अपनी महिलाएं बहुत कम खाती है, कहीं एक टाइम ही खाती है ना। और अच्छा उनका बलिष्ठ बलिष्ठ तो क्या कहेंगे, लेकिन जैसा भी उनका वो शरीर है, बल तो उनके बाकी दे रखे हैं ना। शारीरिक रूप से अगर महिला थोड़ी सी आपको हल्की भी लगती है ना, तो यारो क्या नाम 2 और 4 गुना तो बुद्धि है उसमें। घर के मान लो कि आप कितने भी घर के मुखिया हो और है, आप अपने व्यापार में, नौकरी में इत्यादि में बुद्धिमान, लेकिन घर में जो साधारण सामान्य नियम होते हैं परिवार चलाने के, बच्चों के बारे में, उनमें ज्यादा बुद्धि होती है। 6 गुना, 2 4 6 गुना साहस, समझ गए ना। और कोई भी इस प्रकार की अप्रिय घटना होती है ना, तो वो देख लो आप यार, है ना।
हार्ट अटैक से कितने आदमी ज्यादा मरते हैं, औरतें मरती हैं? हार्ट की बीमारी आदमियों को ज्यादा होती है, औरतों को बहुत कम होती है। रेयर इन द रेयरेस्ट कोई महिला मिलती है जो हार्ट अटैक से मरती है। सुख दुख घर परिवार में अगर वो नहीं भुगतती है, लेकिन साहस है उनमें, कलेजा है, बर्दाश्त कर लेती है वो। और इसी प्रकार से आप आगे इसमें देखेंगे तो काम वासना चलो छोड़ दो, वो 8 गुण है, वो अनुभवी लोग है ना, उनको पता है, जो गृहस्थ आश्रम में, ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं उसमें। एक तो ये हो गया। दूसरा, इतना भ्रमण किया था उन्होंने, चाणक्य ने, ये मतलब आश्चर्य होता है। अब मैं आगे वाला जो आपको बताऊंगा, दोस्तों के बारे में उसने बताया था कि किस प्रकार के दोस्त होते हैं आपके, उनमें से दोस्तों की आपको छटनी करनी है। अब आप उनमें दोस्त, वो एक अंग्रेजी में कहावत है, ए मैन ए मैन इज द नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। कोई भी आदमी है ना, उसके क्या गुण लक्षण है, आप उसके दोस्तों से बता सकते हो, वो किस प्रकार के दोस्त है ना, आप उस आदमी की नेचर का पता कर लगा सकते हो। ये सही है एकदम अंग्रेजी की कहावत, आप अनुभव से इसको देख लेना। तो वो दोस्त, आपके जितने प्रकार के दोस्त है ना, किन दोस्तों से निरर्थक दोस्त है वो, दोस्त है लेकिन आप पर वो बोझ ही रहेंगे, और वो आपको क्या है कि समस्या में फंसाएंगे, वो अनावश्यक वो समस्या क्रिएट करेंगे और आप उसमें फंसेंगे। उसके लिए चाणक्य ने एक उदाहरण दिया है। बकरी जो प्रजाति होती है ना, बकरी प्रजाति में कुछ प्रजाति होती है बकरी की, तो उसमें क्या है कि कान के नीचे ना, यहाँ पर गलथड़े बोलते हैं उसको, यहाँ पर दो इस प्रकार से रस्सियों, मतलब अंगूठे जितनी मोटी मोटी दो ऐसे जो आकृतियां लटकी रहती है यहाँ पर गर्दन के पास, गलथड़े बोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, मेरे भी देखे हुए हैं, वो सब जानते हैं उनको। और कुछ में तो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि उनको आपस में जोड़ के ना गांठ लगा दो, आप तो रस्सी की तरह काम करेंगे। तो उसने कुछ दोस्तों की तुलना उन उन गलथड़ों के समान की है, जिसका उस बकरी के लिए कोई फायदा नहीं है। और कभी कभार तो वो उसके सामने क्या है कि मुसीबत, जीवन खत्म करने वाली मुसीबत वाली स्थिति भी उत्पन्न कर देते हैं। तो गांव में देखा है, जिनके गलथड़े बड़े होते हैं, तो ग्रामीण क्या है कि उनको पकड़ के, वो गलथड़ों को पकड़ के रस्सी का उपयोग करके किसी खूंटे वूंटे से बांध देते हैं। इस प्रकार के दोस्त, मतलब चाणक्य कहाँ उसको वो ऐसा जीव मिला था और कहाँ उसने स्टडी की थी, मेरा देखा हुआ वो। दूसरा, उसने दुश्मन से उसने उदाहरण है कि आपका दुश्मन है ना, वो किस प्रकार की उसकी प्रवृत्ति आप जांच कर लो। और अगर आपका दुश्मन है ना तुम्बे जैसा हो, तुम्बा एक वो वैसे तो जड़ी बूटी है वो, एक वो जैसे अपने वो मदिरा या तरबूज देखा ना, उसी की थोड़ी छोटी सी आकृति की बेल भी लगभग वैसी होती है, जंगलों में अपने आप ही उगते हो। और उसका फल लगते हैं छोटे 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 छोटे, फिर बड़े हो गए, इतने बड़े हो जाते हैं क्रिकेट की गेंद से बड़े। तो अमूमन फलों में क्या है कि कच्चे फल होते हैं ना, कच्ची सब्जियां, कच्चे फल है ना, वो बहुत छोटे होते हैं। जैसे ककड़ी ले लो आप, बहुत छोटी होती है तो वो कड़वी होती है। फिर जैसे धीरे धीरे उस वो थोड़ी बड़ी होती है, तो उसमें कड़वापन कम होता जाता है, और उसकी जो फीका फीका हो जाएगा। फिर वो धीरे धीरे जो भी खट्टा मीठा स्वाद है उसका वो बनना शुरू होता है, इस प्रकार से। तो चाणक्य का कहने का मतलब है, आप जैसे सामान्य जो और जो फल फ्रूट इत्यादि देखते हैं ना, उसके समान अगर आप तुम्बे की तुलना करेंगे ना, तो आप धोखा खा जाएंगे। तुम्बा पैदा हुआ है तब भी वो कड़वा है, थोड़ा बड़ा हुआ है ना तब भी वो कड़वा है, और थोड़ा बड़ा हुआ है ना तब भी वो कड़वा है, और रंग बदल गया उसका, बाहर से पीला हो गया। आप जैसे बेर पकते हैं, आप सोचते हो कि अब तो कुछ बदला होगा, अंदर से मीठा होगा, तब भी वो कड़वा ही है। और जब अपनी बेल से टूट गया, वो पूरा परिपक्व अवस्था, नष्ट होने की स्थिति चल पड़ा है, तब भी आप उसको वो चख लो, तब भी वो कड़वा ही है। और वो सूख जाएगा ना, तब भी चख लो, तब भी वो कड़वा ही है। तो चाणक्य बोलता है कि ऐसा कोई आपका दुश्मन है ना, तुम्बे के समान, तो उससे आप ये आशा मत रखो कि समय आने पर बदल जाएगा, या मैंने उसको एक बार माफी दे दी तो ये उसका एहसान मान के बदल जाएगा, 2 बार दे दी तो, 3 बार दे दी तो, 4 बार दे दी। हुआ था ना पृथ्वीराज चौहान के साथ में, यही तो हुआ था, है ना। 2 बार तो युद्ध उसके वर्णित है इतिहास में, दोनों बार उसने मोहम्मद गोरी को पीट के जान बचा के भागा था। और पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाओं को बोल दिया जाने दो इसको, वरना तो पीछा करके मारते, तो कुछ छोड़ते ही नहीं थे। आक्रांत, विधि से आक्रांत तो कभी मौका छोड़ा ही नहीं। तो वो अपने धर्मयुद्ध के हिसाब से वो चाणक्य नीति हो गई भूल उस वक्त, वरना तो इतिहास ही आज दूसरा होता। तो 2 बार तो छोड़ दिया, तीसरी बार वो थोड़े इधर से स्थिल पड़ गए। 2 बार उसने देख लिया यार, इसकी तो जो
शस्त्रों की विद्या अर्जन की, सेनाओं को संचालन की कला और योद्धाओं की वो इतनी जबरदस्त है कि 2 बार तो इसको शक्तिशाली हुआ पे वो उसी हिसाब से वो पूरी तैयारी करके आया था। अच्छा, तीसरी बार वो हार गया तो उसने तो नहीं माफी दी भैया, वो तुम्बा था, वो अंदर जो जहर था ना उसकी, वो जहर मिटने वाला नहीं था तुम्बे के समान। चाणक्य यहाँ तक गहराई तक राजनीति बात करता है, और उसने क्या किया, जलील किया पृथ्वीराज चौहान को जितना कर सकता था। अंधा कर दिया, उसकी रानियों की बेइज्जती की, उसके सेनापतियों की जो बेइज्जती, मार के अंत आंखें फोड़ दी थी, सारा कुछ किया था। और अंत में जो कहानी है या किंवदंती हकीकत क्या है ना, तो जो पृथ्वीराज चौहान की जो चलती थी प्रचलित कहानियां, कभी वो इतना जबरदस्त शब्द भेदी तीरंदाज था वो। ध्वनि ध्वनि जिस चीज की ध्वनि उत्पन्न हुई है ना, उसकी आवाज से वो निशाना लगाता था, दिखाई ना दे, अंधेरे में मार देता था तीर। जैसे मान लो गप अंधेरा है और दुश्मन की कहीं पर भी पत्ते की आवाज, उसके टकराने से आवाज आ गई ना, तो सटीक निशाने पर उसका तीर लगता है। इस तरह का पृथ्वीराज चौहान तीरंदाज था। तो किसी ने कहा, तो बोले नहीं यार ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? बोले जी है ना। हाँ हाँ, सच्ची वो क्या जो उनका साथी था, जो बार्ट जी थे वो, है ना, क्या नाम, तो वो उनको पता लगा यार अफगानिस्तान में अपने पृथ्वीराज चौहान बड़ा जलील हो रहा है, बड़े प्रताड़ित कर रहे हैं, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दे रहे उनको, बड़ी हुआ है। तो यहाँ से उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा थोड़ा मर जाओ यार, इसको मैं ना कुछ करूंगा मैं। तो वहां यहाँ से भेष बदल के गए वो, वहां पर कविवर जो थे बार्ट जी, अफगानिस्तान जाके उन्होंने भेष बदला हुआ था, वहां पर वो जो जनता थी उनमें कहानियां प्रचारित कर दिया उन्होंने कि भाई पृथ्वीराज चौहान है ना, वो बातें उड़ती उड़ती मोहम्मद गौरी के कानों में पहुंची। तो दरबारी उनसे बात की तो बोले यार वो अपने क्या है, बोले कि वो कोड आदमी है, लाओ उसको। तो उसको हाजिर किया, तो उधर बोले मैं तो गरीब आदमी हूँ, फिर मैं तो कहानी मैंने सुनी थी जी पृथ्वीराज चौहान से, वो इतना शक्तिशाली था, मैंने तो पता नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे कहानी बनाई उसने, नाटक किया कि लोग बताते हैं जी जरूर देखा कि शब्द विद्वान है, ध्वनि पर वो मारते थे। तो बोले ये कैसे हो सकता है? बोले जी मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दूंगा। बोला दे दो, क्या चाहिए? बोले जी उस तीरंदाज को कुछ खिलाओ पिलाओ बेचारे को यार, अब तो उठा ही नहीं जाता उससे, है ना। उसका धनुष भी तो वो उसको प्रत्यंचा खींचे, जान होनी चाहिए सर। पृथ्वीराज चौहान को अच्छा ढंग का खाना पीना मिला, पृथ्वीराज चौहान और बड़ा वो मिलते थे गुरु, दोनों चेले अपने इशारों में बात कर, शंका नहीं होने था। जिस दिन वो पूरा एकदम बलिष्ठ तैयार हो गया तो बोले कि अब बोले आज बोले इसका एग्जाम है, फाइनल टेस्ट है। तो बोले जी क्या? बोले देखो एक तो बल देखना इस हमारे इस पृथ्वीराज चौहान का, बड़ाई तो करी तो वो गुस्सा हो जाएगा। और बाद में क्या है, तो बोले क्या करें? बोले जो अपने तवे होते हैं ना, जैसे रोटी बनाते हैं या शादी में तवा होता है लोहे वाला, बोले वैसे 7 तवे आप आगे पीछे रख दो, और उस तवे पर अपन चोट करेंगे, घंटी की समान आवाज उत्पन्न होगी, बाकी सब हो जाओ चुप। तो उसको तो अंधा है वो, आंखें फोड़ दी तुमने। तो बोले कि तवे पर घंटी बजाओगे तो केवल उसको कानों से ध्वनि सुनाई देगी, और वो सातों उसका तीर है ना, वो सातों तवों को बीन जाएगा। वो बादशाह जो भी था वो वहां का बादशाह, तो अपने हिंदुस्तान में पता नहीं क्या बोलते, जो भी था। तो मोहम्मद गोरी कोई आश्चर्य हो यार, चलो चलो ठीक है भाई करो व्यवस्था। तो वो बैठ गया। तो ये डरपोक हुआ करते थे, ये ऊपर सिंहासन में दिल्ली या आगरा वाले किले के लाल किला जो बोलते हैं दोनों देख ला, वहां पर बादशाह का सिंहासन है ना, इतना ऊंचा होता था कि कोई भी योद्धा उछल उछल कर भी है ना वहां तक ना पहुंच पाए, इतने वो डरपोक होते थे ऊपर। तो ऐसे ऊपर बैठा था वो। तो वो सारी तैयारी हो गई, तब वो कविवर महोदय ने एक दोहे के रूप में पृथ्वीराज चौहान को संदेश दिया, इशारा। जैसे वो पीछे अपने ने बताया था कृष्ण भगवान ने वो दांतों चीर के उसको इशारा कर दिया था भीम को भी, जरासंध को मारना कैसे, तो उन्होंने दुआ बोला था। राजस्थानी भाषा में है, कोई डिंगल भाषा है वैसे तो ये। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, मार मार मोटे तुए, मत चूके चौहान। तो उसने ये बता भी 4 बांस जो होता है ना, आदमी के जो लाठी लेके अपन घूमते हैं, भेड़ बकरियां चराने वाले, 4 लाठियां जोड़ो आप, 4 बांस 24 गज, या फिर बांस की गड़बड़ हो जाए 24 गज, 24 गज जमीन से नापो आप। 4 बार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 अंगुलियों जितना आप कम ज्यादा मान लो इसको,
इतनी मेरी गणना में गलत हो सकती है। अंगुल अष्ट प्रमाण मार मार मोटे तुए के हे पृथ्वीराज, इन 7 तुओं वाला चक्कर छोड़ तू, उस मोटे तुए को तेरे को वेदना है, यानी तेरे दुश्मन है ना मोहम्मद गोरी उसको तेरे को वेदना है। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण मार मार मोटे तुए मत चूके चौहान, कि अब अगर चूक गया ना तो फिर बस बाकी फिर कुछ नहीं है, मैंने जो प्रयत्न करना था वो कर लिया। तो अब वो घंटी तो तवे तो घंटी बजा देंगे, आवाज सुनाई देगी, उस बादशाह पर निशाना प्रमाण तो बता दिया, फिर भी शब्द वेदी और तो वो कविवर जो कभी नाम याद आएगा तो बताऊंगा, जो बारड़ जी थे। तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत इजाजत दो, क्या नाम है, हमारा वीर तैयार है। तो बादशाह बोला ठीक है इजाजत है, तो आगे ना बात धोनी पर पृथ्वीराज चौहान ने चिपक गर्दन गई ऊपर से उड़ गई। अब ये भाई कहानी है क्या है भाई पता नहीं, लेकिन मतलब घटना है एक जोरदार। फिर क्या कि उनका पहले से पता था भी ये फौजें इनकी छोड़ेंगे नहीं, तो पृथ्वीराज चौहान तो बड़ा बलिष्ठ था, तो उनका पहले से तय कर रखा था कि ये घटना होने के बाद में बाढ़ जी तू तो है ना जो कटार है छुपा के लेके तू तो मेरे सीने में भोंक देना, मैं तो मर जाऊंगा। अब तू कैसे मरेगा, तो बस मैं तू वो मारेगा ना, मैं तेरी पकड़ के तेरे को मसल दूंगा, तू तो मेरे समान कीड़े के समान है इतने में। तो पृथ्वीराज चौहान को उसने छुरा मार के उसकी हत्या की, और उस कवि की फिर जिंदा तो क्यों उनकी फौजें मार देती, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको पकड़ के उसकी गर्दन में रोड़ दिया। इस प्रकार से दोनों वो खत्म हुए थे। तो यार बात कहां से कहां चलेगी, अपने चाणक्य पर चल रहे थे। हाँ तो क्या दुश्मन जो तुम्बा, और तुम्बा ना ये इतनी बेहतरीन जड़ी बूटी है कि घोड़ा है, घोड़े में क्या है कि सबसे ज्यादा मृत्यु घोड़े के पेट की बीमारी से होती है। पेट दर्द हो गया ना अगर वो ठीक नहीं हो तो घोड़ा मर जाता है, चाहे आपके अरबों रुपयों का घोड़ा हो। और अभी तक अपने जो एनिमल हस्बेंड्री के जो पशु चिकित्सक हैं उनके पास भी क्या है कि इस प्रकार की इतनी उच्च श्रेणी की दवा नहीं मिली जितने वो घोड़े का जो तुम्बे वाला पाउडर, तो जो लोग बड़ा बिकते हैं वो बहुत महंगे भाव के, तो उसका क्या है कि फिर वो पाउडर बनाते हैं पीस के, तुम्बे का बीज वगैरह और उसका गुद्दा छिलका, फिर उसको पाउडर रूप में छोटे छोटे पाउच के रूप में पैकेट करके बाजार में बिकता है। जो शुद्ध रूप से लेते हैं वो जहाँ घोड़े जो व्यापारी है या घोड़े पालते हैं वहां से लेके आते हैं। तो घोड़ा जब मान लो कि पेट दर्द करता है और वो नीचे गिर गया ना जमीन पर, तो पानी में अच्छे से घोल के या उसके मुंह जबरदस्ती फोड़ के वो होती थी बांस की ऐसे नली सी होती थी कीप सा बना हुआ, उसे जबरदस्ती वो क्या नाम गांव में बहुत कॉमन चीज है ये पशुओं का उपचार करने के लिए, गर्दन पकड़ी पशु के मुंह में उलट दे तो वो निकल जाता था घोड़े को। तो वो इतनी कीमती चीज है वैसे, वो बड़ी जड़ी बूटी है वो। अपने तो बहुत वो इसमें औषधि विज्ञान में जो अपना आयुर्वेदिक सिस्टम है उसमें बहुत महत्वपूर्ण औषधि है वो। लेकिन एक दुश्मन की तुलना करने के नहीं ना, अब कहाँ बोलो मगध में उधर वहां का रहने वाला था वो चंद्रगुप्त, ये जो बिहार में अपने जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र है, मगध साम्राज्य पटना के लगभग। और चाणक्य महोदय भी मैंने तो राजस्थान में देखे वो, और मैंने हरियाणा में शायद कुछ जगह, बाकी वो तुम्बे देखे नहीं। राजस्थान में तो दुनिया भर के होते हैं टिल्ले पर पड़े पड़े रहते हैं, गाड़ियों से गुजरते हैं लोग ऐसे कारों में भर भर के, जो जानकार है वो ले जाते हैं उस जड़ी बूटी को। कहाँ यहाँ पहुंचा है वो, और उस तुम्बे को उसने। तो इस प्रकार का ना इतना गूढ़ ज्ञान है उनका, मतलब एक आश्चर्यजनक स्थिति वाले। अब एक बार उसको पहले सरसरी नजर से पढ़ो, सरसरी नजर से पढ़ने के बाद में फिर आप उनके जो आपके जिस भी आश्रम में आप है, ब्रह्मचर्य आश्रम में है या गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में है ना, उसके हिसाब से श्लोक आप छोड़ो, और आहार आहार विहार और विचार के अंदर है ना उसका उपयोग करो। एक जिसका मैं हमेशा ही उपयोग करता हूँ आहार के संबंध में है, तो उसका अर्थ ये निकलता है कि प्रश्न ये उठता है भाई भोजन करते समय ना अपने को जल कब पीना चाहिए। अब अलग अलग मत हैं, कुछ जो डॉक्टर्स हैं जो डाइटिस्ट का काम करते हैं, जो भोजन या खान पान का विषय के बारे में बताते हैं, है ना, डाइटिशियन कुछ ऐसा नाम अंग्रेजी में बोलते हैं, होटलों वगैरह में भी होते हैं वो। तो कहते हैं कुछ बोलते हैं जी पानी वो पहले पी लेना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं जी वो भोजन करने के उपरांत पहले भी नहीं पीना, भोजन करने के उपरांत भी नहीं पीना, और बाद में क्या नाम आप उस बाद में 2 घंटे बाद में पीना चाहिए। कोई बोलते हैं भोजन करने के बाद में चहलकदमी करो और फिर आप सोते समय पियो, और वो इस प्रकार की दुनिया भर की है। चाणक्य का जो है ना श्लोक, मैं तो उसी उसी से अपना आहार का रखता हूँ। कई बार लोग ऐतराज करते हैं तुम करते रहो यार, मैं कब कहता हूँ कि मेरे समान ही आप वो पियो, ठीक है ना। और मेरे तो घर में सारे मेरे पोते पोती मेरी वाइफ और मेरे बच्चे, जो अपने बच्चे की वाइफ है, सब जानते हैं।
मैं तो पूरी अपनी ये कहना 2 लीटर की बोतल हमेशा भोजन में मेरे डाइनिंग टेबल बोतल रखता हूँ मैं तो। अब यार इधर उधर जाए मेहमानों में जाते तो यार एक बार पानी एक गिलास अगला एक बार देता है, वो पी लिया आपने, वो दूसरा मांगते हुए शर्म आती है। तो जहाँ निजी अपने वहां तो अपन मांग लेते हैं, हाँ कि यार वो बोतल जो है ना वो पूरी रख दो, मैं गिलास में पीता रहूंगा। उसका अर्थ है ना, मैंने यार जो अर्थ लगाया है, अब वो संस्कृत में इतना गूढ़ श्लोक है अलग अलग, मैंने उसमें ये लगाया कि भोजन करते समय जल का जो आप आहार के रूप में ग्रहण करेंगे ना, वो बूंद बूंद करके उसमें बताया है, उसका अर्थ ये निकलता बूंद बूंद करके। तो मैं तो उसका यही समझा भी कंटिन्यूटी में ना, आप उसको जल को जितना आपको जल ग्रहण करना है ना भोजन करते समय, ये नहीं कि पहले रोट चेप लिया फिर आपने वो क्या नाम 1 लीटर या आधा लीटर पानी पी लिया और वो ढोल हो गया पेट आपका फूल के। वो गलती इसलिए हो जाती है कि अपने जो जो अपने जो डॉक्टर्स है ना वो जानते हैं, जो अपना पाचन जहां पर ये भोजन पेट में पहुंचता है ना, भूख का आपको महसूस कब होता है, बेली जिसको स्टोमक बोलते हैं, वो खाली हो गई ना आपको भूख भूख लगेगी। और वो अगर खाली महसूस नहीं होगी तो भूख आपको बंद हो जाएगी। तो ये फौजियों के लिए आपने देखा होगा ना, मोटी बेल्ट है ना, और वो पूरी कसवा के रखते हैं, क्या नाम जो फौजी पुलिस वालों को फौजियों के, उसमें एक बड़ा वो सिद्धांत है जबरदस्त, क्या नाम, अरे एक वो कहावत भी है, हाँ, कि यार पेट पर पत्थर बांध ले। जो गरीब गुरबे है ना, क्या नाम है, जिनको पूरा भोजन नहीं मिलता और उनमें वो कहावत प्रचलित है, तो लोग बोलते हैं बेचारा वो तो क्या है, बेचारा उसने तो पेट पर पत्थर बांध रखा है। कहने का मतलब 4 रोटी की भूख है तो उसको कभी आधी मिल गई, कभी मिली नहीं मिली, इस प्रकार की। तो पेट को आप है ना दबा दो अंदर की तरफ, आपको भूख महसूस नहीं होएगी। जब आप बेल्ट खोलेंगे ना, उसके भी लगभग 8-10 मिनट बाद में वापस आपकी जो पेट की जो सेंसेस है, जो सेंसर्स है, जो आपके ब्रेन को वो जो सूचना पहुंचाते हैं, उस ब्रेन से फिर बॉडी में रिफ्लेक्शन जाता है, तो मुंडे में लार वगैरह बनना, और वो पाचन प्रक्रिया का भाग है, वहां से मुंह से स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने पाचन तंत्र को पढ़ा है, ये तो 8वीं 10वीं की चीजें हैं, 10वीं में आ जाता है इस प्रकार की चीजें। तो वो मतलब पेट को कसना, वो है उसमें अपने, हाँ, अपने जो जो श्लोक है ना उसमें इसका अर्थ ये है कि पेट आपका खाली है, भूख, अब उसको आपको भरना है, और आप चेप रहे हो, परांठे 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 चेप रहे हो। अब उस वैक्यूम को भरने के लिए मान लो आपको 6 परांठों की जरूरत है, जैसे मान लो मेरे को ही ले लो, तो 5-6 तो मैं चेपता हूँ भाई। जिस दिन मेरे को पूरे इस प्रकार से आनंद ले रहा है, वैसे मैं ये चीजें पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी बच्चे कर देते हैं तो मैं थोड़ा सा चलो आज यार आलू आलू के पराठे बनाए वो नहीं, खाओ खाओ तो ठीक है, फिर अपन फिर पूरा भोजन में दूसरी चीज नहीं करता। अब वो भर दिया आपने, अब पानी की तो जरूरत नेचुरल, आपको प्यास लगेगी, गला सूख जाएगा, अब आप पानी पीते हो तो पेट तो पहले ठूस के भर रखा आपने रूप में, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी हो चाहिए, कहाँ घुसेगा वो, कहाँ घुसेगा। तो पेट तो फुला दिया आपने पहले ही, एक तो खुद परेशान हो गए। अच्छा फिर इतना प्रेशर आपने पेट में बना दिया, तो पेट का भी सिस्टम है, वो प्रेशर से क्या है कि जो भोजन आगे खिसकेगा, है ना, पहले वो छोटी आंत बड़ी आंत, छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत में बड़ी आंत में जाएगा, फिर मल द्वार से वो बाहर निकलता है। तो जहां पर सबसे पहला जो स्टोमक में जो उसकी पाचन क्रिया होनी थी, जहां पर कई प्रकार के एसिड वेसिड मिलकर उसको वो पचाने का जो रस बनाते लीवर वगैरह सारा बेचारा, तो वहां तो भोजन बहुत कम टिका है, वो तो धकेल धकेल दिया गया आगे अपने सफर के अंदर। तो पूरे पाचक तत्व अवशोषित नहीं कर पाता वो, है ना, तो फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है आपने पेट भर लिया और खुश हो गए, लेकिन उस भोजन का जैसे वो अ, महिला है, वो आधा भोजन करने के उपरांत भी ना वो उस अपने पाचक तत्व इतना अवशोषित कर लेती है कि पूरे भोजन के समान है, वो स्वस्थ रहती है, एकदम तंदुरुस्त रहती है। तो जितना आपको पानी पीना है ना वो भोजन के दौरान पी लो, यानी भोजन करने के उपरांत तो आपको ये नहीं महसूस हो गया अब मेरे को कोई आधा गिलास भी पानी पीना है, फिर वो आपका वो पाचन वाचन हो जाएगा, और आधे घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद में फिर आपको प्यास लगे, इतना पानी आपको भोजन करते समय ही पी लेना है, ठीक है ना। पहले भी नहीं पीना, भोजन के दौरान पीना है। उसका उसमें जो वैज्ञानिक ये है ना कि जो भी आप भोजन कर रहे हो, सबसे बेहतरीन तो है कि तरल रूप में आपका भोजन होना चाहिए, फल फ्रूट के जूस है ना वो सबसे बेहतरीन भोजन है, सबसे सुपाच्य। डॉक्टर बताते हैं यार कि जी इनको तो कुछ दिन है ना आप दूध ही पिलाओ, और वो फिर वो मरीज थोड़ा ठीक होता है, डॉक्टर कहते हैं जी अब आप इसको ना दलिया वलिया तरल पदार्थ है ना, खिचड़ी वगैरह दूध में मिला के वो दो। कोई भी उपचार करने के बाद डॉक्टर पहले दिन ये नहीं बोलता जी हाँ जी इनको पराठे खिलाओ कचौड़ी खिलाओ इनको, जी कोई नहीं बोले, उनको पता है ये तो खराब करेगा इसको,
हो सकता है इसको मार भी दे। तो वहां से वो इतना वैज्ञानिक ज्ञान है ना आचार्य को था। तो मैंने तो क्या सिस्टम बना रखा है, अब बूंद बूंद भी यार घर पे भोजन करें तो एक कोवा इधर से भोजन के लिए यार फिर एक बूंद चल लिया, सबसे बेहतरीन तरीका तो देखो हुआ है। मैं तो अमोनिया करता हूँ, जैसे मेरे को 4 फुलके खाने हैं ना और मेरे को 1-1.5 लीटर की बोतल पानी पीनी है, तो एक फुलका खाया है ना, तो 4 हिस्सों में बांट दो, एक फुलका खाया और 1/4 बोतल पानी, 2 फुलके खा लिए आधी बोतल पानी, 3 फुलके खा लिए वो पानी, 4 फुलके खाते ही वो बचा हुआ पानी पी लिया। अब वो भोजन पेट के अंदर जाते ही वो तरल रूप में हो गया, चाहे आपने पराठे ही खाए हो तो वो वहां पर वो लिक्विड रूप में हो गया। और ये तो वैज्ञानिक सत्य है कि जो पाचन तंत्र में जो अवशोषण है ना वो तरल रूप में जाएगा, आपका खून बनता है या जो भी जाता है, कोई ठोस थोड़ी जाता है। उस तो मल 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 जो आपका बाहर, बेशक आप जूस पी लो चाहे कुछ भी पी लो, मल आपका हमेशा ही मतलब उसकी तुलना में ठोस रूप में बाहर निकलता है, वही आदमी स्वस्थ है। दस्त लग जाएंगे तब भी आप बीमार हो, क्योंकि वो जो भोजन है वो शोषित नहीं हुआ, वो आ रहा है वैसा का वैसा बाहर ही, जैसा आप निकला था वैसे ही बाहर आ रहा है वो, है ना। और कब्ज वगैरह हो गई तो वो भी एक आपकी बीमारी की स्थिति है। कब्ज का मतलब वो मल है ना इतना अवशोषित हो गया कि वो बिल्कुल जो पशु जो मींगने करते हैं उसके समान है। वो भी नुकसानदायक है, वो इसलिए नुकसानदायक है भाई आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है और आपने तरल पदार्थ के रूप में भोजन इतना कम लिया है कि शरीर को पूरा मिला ही नहीं, तो वो लगे हुए खींचने के लिए, खींच खींच के उस भोजन को लगभग शुष्क कर दिया, तो आपके कब्ज के रूप में हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार की, तो अब क्या बताऊं यार, बोल लूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।